नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम राजस्थान जियोग्राफी को एक अच्छे लेवल के हिसाब से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक की चर्चा में देखा राजस्थान का स्थिति और विस्तार, राजस्थान का सामान्य परिचय हमने देखा, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण देखा, राजस्थान की जलवायु देखी, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का नामकरण भी हमने देखा। उसी चर्चा में अब आगे बढ़ रहे थे। राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम अच्छी तरह से देखना प्रारंभ कर चुके थे। अब पिछली क्लास में हमने देखा राजस्थान का आंतरिक अफवाह तंत्र। इस आंतरिक अफवाह तंत्र को आज हम और देखेंगे। इसमें कुछ नदियां बच गई थी कल, जिसको आज हम पूरा करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को आंतरिक अफवाह तंत्र के साथ। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल में हम पढ़ रहे थे आंतरिक अफवाह तंत्र। कुछ नदियों के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी, कुछ बच गई है जिनके बारे में देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे सांबर झील में गिरने वाली नदियों के बारे में। सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, एक है सांबर झील। ये क्या है? सांबर झील है। सांबर झील 3 जिलों के सीमा पर स्थित है। कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो जिला है जयपुर, जिला एक आता है अजमेर, और एक जिला आता है नागौर। तो इन तीनों जिलों के सीमा पर यह स्थित है। वर्तमान में यदि हम नए जिलों के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे जयपुर ग्रामीण को, अजमेर को देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे डीडवाना कुचामन को। डीडवाना कुचामन जो नया जिला बन चुका है, इन जिलों के अंदर ये क्या है? सांबर झील है। वर्तमान में सांबर झील कौन से जिले में है? तो जयपुर ग्रामीण जिले में। कौन से जिले में है? जयपुर ग्रामीण जिले में ये सांबर झील वाला क्षेत्र आता है। पुराने जिलों के हिसाब से देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम ये जो सांबर झील है ये भौगोलिक दृष्टि से तो नागौर में आती है, भौगोलिक दृष्टि से नागौर में है, और प्रशासनिक दृष्टि से किस में आती है? जयपुर में। क्योंकि इसका प्रशासन कौन संभालता है? तो जयपुर जिला मुख्यालय संभालता है। जयपुर जिला मुख्यालय इसका प्रशासन संभालता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सांबर झील कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। वैसे ये फुलेरा जंक्शन, एक जब हम जयपुर से अजमेर जाते हैं तो बीच में आता है फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जंक्शन, तो फुलेरा जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, फुलेरा जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन है वो इसी झील के किनारे स्थित है, इसी झील के पास में स्थित है। तो आप कभी जाओ जयपुर से अजमेर तो रास्ते में आप इस झील को अच्छी तरह से देख सकते हो। दिन में जाना, क्योंकि रात में तो आपको पता नहीं लगेगा झील भी आ गई है। दिन में जाओगे अच्छी तरह से झील को आप देख पाओगे। कभी इसके किनारे जाना, बहुत सी सांस्कृतिक विशेषताएं है। राजस्थान का कल्चर इसके किनारे फला फूला है। हम देखने वाले इसके अंदर, इस झील के अंदर जो पानी है वो कहां से आता है? 3 नदियां हैं, उन 3-4 नदियां उन वालों के उनको बारे में हम देखने वाले हैं। एक नदी आती है अजमेर की तरफ से, अजमेर से एक नदी आती है, अजमेर की पहाड़ियों से एक नदी आती है। नदी का नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़, ये जो रूपनगढ़ नदी है जो कहां से आती है? अजमेर से। अजमेर में पहाड़ियां हैं, किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियां। तो किशनगढ़ की पहाड़ियों से कौन आती है? रूपनगढ़ नदी आती है। रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियों से उद्गम होती है और वापस कहां चली आती है? तो सांबर झील में गिर जाती है। अजमेर से कहां तक आती है? जयपुर, और जयपुर में सांबर झील। तो हम कह सकते हैं अजमेर से सांबर झील तक ये नदी आती है। कौन सी नदी है? तो रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़। हम देखो इसके बारे में अलग डिटेल देखेंगे। एक बार देख लेते हैं सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आती है। उन सभी नदियों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा नदी है। जयपुर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। मेंथा नदी कहां से आती है? तो जयपुर की पहाड़ियों से आती है। जयपुर में है मनोहर थाना की पहाड़ियां। तो हम यहां से एक नदी देखेंगे, ये नदी है, कौन सी नदी है? मेंथा नदी।
मेंथा नदी। तो मेंथा नदी आती कहाँ है? तो मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, पहाड़ियां है कुछ बनी हुई यहाँ पे। कौन सी पहाड़ियां? मनोहरपुरा की पहाड़ियां। जिला कौन सा है? तो जिला जयपुर है। वर्तमान में कौन सा जिला हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण जिला हो जाएगा। तो जयपुर ग्रामीण जिले से एक नदी आती, पहाड़ी, जयपुर ग्रामीण जिले की पहाड़ियां है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, वहां से नदी आती है। नदी का नाम क्या है? मेंथा नदी। जो अपना जल कहाँ गिराती है? तो सांबर झील में गिराती है, सांबर झील में गिराती है। अब देखो उसके बाद एक नदी और आती है, एक नदी और आती है अजमेर, सीकर की पहाड़ियों से एक नदी आती है खंडेला। सीकर में ही पहाड़ियां है। सीकर में कौन सी पहाड़ियां? खंडेला की पहाड़ियां हमने बात की थी। जहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो जहां से कांतली नदी का भी उद्गम होता है। तो उस वहां से एक नदी आती है, कौन सी? खंडेला नदी। कौन सी नदी आती है? खंडेला नदी आती है। खंडेला नदी कहां से आती है? तो सीकर से आती है। सीकर से इसका उद्गम होता है। कहां तक चली आती है? तो सांबर झील में अपना ये जल गिरा देती है। उसके बाद इधर से ही एक नदी और आती है जिसका नाम है खारी नदी। खारी नदी, देखो खारी नदी इसका नाम है। जल भी इसका जल तो सांबर झील में आने के बाद इसका कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा। अभी तो वर्षा का जल आता है तो इतना खारा नहीं होगा, लेकिन सांबर झील में आने के बाद इसका जल कैसा हो जाएगा? खारा। क्योंकि सांबर झील कैसी है? खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो सांबर झील है। तो ये खारी नदी भी कहां से आती है? जयपुर की पहाड़ियों से आती है, जयपुर से आती है, जयपुर ग्रामीण से आती है। एक नदी और आती है इधर की सीकर की तरफ से आती है, नदी का नाम है तुरतवती। तुरतवती नदी। तो तुरतवती नदी भी कहां से आती है? सीकर की तरफ से आती है। और किस में जल गिराती है? सांबर झील में अपना जल गिरा देती है। तो इस प्रकार से हमने इन 5 नदियों के बारे में देखा। कौन कौन सी है 5 नदियां? तो रूपनगढ़ नदी आती कहां से है? किशनगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सांबर झील में इसका अंतिम विलय हो जाता है। उसके बाद हमने देखा मेंथा नदी के बारे में। तो मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है और सांबर झील में इसका अंतिम विलय हो जाता है। फिर हमने देखा खारी नदी के बारे में। खारी नदी कहां से उद्गम होता है? तो जयपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और सांबर झील में ये क्या हो जाती है? अंतिम विलय हो जाती है। फिर हमने देखा खंडेला नदी के बारे में। तो खंडेला नदी का उद्गम कहां से होता है? सीकर की पहाड़ियों से होता है। सीकर की पहाड़ियों से खंडेला नदी का उद्गम होकर के ये नदी कहां पर अपना जल विलय करती है? तो सांबर झील में जल विलय करती है। सीकर की पहाड़ियों से एक नदी और आती है, नाम क्या है? तुरतवती नदी। कौन सी वती है ये? तुरंतवती है, फूलवती नहीं है। कोई फूलवती तारावती नहीं, कौन सी है ये? तुरंतवती नदी है। याद रख लेना तुरंतवती नदी। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा, तो बाद में देखोगे कौन सी है ये, फूलवती तारावती वती आपको याद होगा तो तुरंत हो जाएगा आपका सिलेक्शन। क्या हो जाएगा? तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुरंतवती हो जाएगी। तुरंतवती नदी कहां जाती है? तो सांबर झील में अपना जल विलय कर देती है। आती कहां से? सीकर की पहाड़ियों से आती है। तो ये हमने देखा सांबर झील के अंदर गिरने वाली कुछ 4-5 नदियों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम अलग अलग नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम पहले देखेंगे रूपनगढ़ में मुख्य मुख्य नदियां कौन कौन सी है। तो इन रूपनगढ़, मेंधा नदी, खारी, खंडेला और तुरंतवती, इन नदियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनके नाम लिखेंगे, कहां कहां से नदियां आती है, किस प्रकार से ये अपना जल विलय करती है, वो देखेंगे। इनकी डिटेल थोड़ी बहुत है, क्या इनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक डिटेल है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो इनको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, साथ साथ ड्रॉ कर लिया करो ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपकी समझ अच्छी विकसित हो जाएगी यदि अच्छी तरह से इसको पढ़ के देखोगे। शुरू करते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। एक नदी जो कहां से आती है? किशनगढ़ की पहाड़ियों से। किशनगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी आती है, नाम है क्या? रूपनगढ़ नदी। तो हम देखने वाले हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। तो ऊपर हम हेडिंग क्या डालेंगे? सांबर झील में, सांबर झील में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां।
सांबर झील में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो पहली है रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी। पहला ही क्वेश्चन जो इससे ज्यादा आने की संभावना रहती है, कौन सा क्वेश्चन है वो, कि इसका उद्गम कहां से होता है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इस नदी का जो उद्गम है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कहां से आती है ये? किशनगढ़ की पहाड़ियों से, किशनगढ़ की पहाड़ियां। अरे है कहां पे ये किशनगढ़ की पहाड़ियां? तो हमने देखा था ना, कौन से मेर में है? तो अजमेर में है। कौन से मेर में है ये पहाड़ियां? अजमेर में है। तो हमने देखा जी रूपनगढ़ नदी के बारे में, रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? तो किशनगढ़ की पहाड़ियां। ये किशनगढ़ की पहाड़ियां कहां पे है? तो अजमेर में है। अब बात आती है इसका समापन बिंदु, इसका समापन कहां पे होता है? तो देखो सांबर झील में गिरती है, तो कहां चली जाती है? सांबर झील में, सांबर झील में। अब इसका बात देखें, प्रवाहित क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र या प्रवाहित के प्रवाह के जिले, तो दो जिले हो जाएंगे, अजमेर और जयपुर। या हम देखें अजमेर से सीधा सांबर झील, सांबर झील। तो इस प्रकार से इसका क्या है? प्रवाहित क्षेत्र है, प्रवाहित क्षेत्र है। देखो इसके किनारे कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं भी है, सांस्कृतिक विशेषताएं है। एक निम्बारक तीर्थ स्थल यहाँ पे स्थित है, निम्बारक संप्रदाय का जो प्रमुख जो पीठ है, जो सलेमाबाद, यहाँ पे क्या स्थित है? सलेमाबाद इसके किनारे स्थित है। इसी नदी के किनारे कौन सा बाद है? तो सलेमाबाद यहाँ पे कभी आबाद हुआ, जिसका विशेषता क्या है? तो ये निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पे, प्रधान पीठ। आपने निम्बारक संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया होगा हमारे कल्चर की क्लास में, जो संजय सर आपको करवा रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा सलेमाबाद के बारे में। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी पीठ है? तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नाम क्या है? सलेमाबाद। कौन सा बाद है? सलेमाबाद है। तो इस प्रकार से हमने देखा रूपनगढ़ नदी के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, कौन सी है देखेंगे, तो मेंथा नदी। इसको आपने लिख लिया होगा, साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थम्स अप कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे दूसरी नदी कौन सी नदी होगी? मेंथा नदी, मेंथा नदी। तो दूसरी नदी कौन है? मेंथा, मेंथा है, इसको मेंढा नदी भी कहते हैं, मेंढा नदी, मेंथा या मेंढा नदी। बात आती है इसका उद्गम, क्यों क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं नदियों के उद्गम से, आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे नदियों से। तो जो मेंथा नदी है, इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम क्या है? मेंढा या मेंथा नदी। कहां पे है ये मनोहरपुरा की पहाड़ियां? जयपुर जिले में है, जयपुर, जयपुर कौन सा? ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण जिले में है। तो जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। इसकी कहां चली जाती है? तो इसका अंतिम जो विलय है वो कहां पे होता है? सांबर झील में, अंतिम विलय, अंतिम विलय, अंतिम विलय कहां होता है इसका? सांबर झील में। अब बात करें इसका प्रवाहित क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो ये देखो 3 जिलों में जाती है। कौन कौन से में? पहले जयपुर, जयपुर के बाद नागौर, और नागौर से किधर चली जाती है? तो सांबर झील, सांबर झील में। तो इस प्रकार से इस नदी का क्या है? तो अपवाहित क्षेत्र है जयपुर, नागौर और सांबर झील, जयपुर, नागौर, सांबर झील। देखो सांबर झील कहां पे है? तो जयपुर में है। सांबर झील कहां पर है? जयपुर, जयपुर भी कौन सा? ग्रामीण वाला, जयपुर ग्रामीण में है। अब देखो बात आती है इसके किनारे कौन से स्थल क्या स्थित है कि नहीं है? तो इसके किनारे जैन धर्म का
पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ पे क्या है, स्थित है। एक जगह स्थित है जिसका नाम है लूणिया। क्या नाम है, लूणिया। लूणिया कहां पर है, तो इस यहाँ पे लूणिया में क्या है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा मेंथा या मेंढा नदी के बारे में। मेंढा नदी या मेंथा नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। अंतिम विलय इसका कहां पे होता है, तो सांबर झील में होता है। प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है, जयपुर, नागौर और सांबर झील है। लूणिया जैन तीर्थ है जो कहां पे स्थित है, इसी नदी के। तो आपने ये लिख लिया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट नदी के बारे में, तो इसको साथ साथ आप लिख लिया करो। देखो मेंढा नदी के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नदी जिसका नाम होगा खंडेला नदी। कौन सी नदी है, खंडेला नदी। तो आपने ये लिख लिया होगा। अब देखते हैं आगे खंडेला नदी के बारे में। दो नदियां, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं, खारी व खंडेला नदी। कौन कौन सी नदी है, खारी नदी और कौन सी है, खंडेला नदी। खंडेला नदी, बस इनके उद्गम स्थल आपको पता होने चाहिए और अंतिम विलय पता होना चाहिए, कहां पर चली जाती है ये नदी। तो खारी नदी का उद्गम होता है जयपुर की पहाड़ियों से। इसका उद्गम कहां से होता है उद्गम, तो इसका उद्गम होता है जयपुर की पहाड़ियों से। जयपुर की पहाड़ियां। और अंतिम विलय इसका कहां पे होता है, तो अंतिम विलय इसका होता है सांबर झील में। सांबर झील में। तो इस प्रकार से खारी नदी, ये आप देखते हैं खंडेला नदी, इसका उद्गम, खंडेला नदी का उद्गम होता है सीकर की पहाड़ियों से। सीकर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसका जो अंतिम विलय है, अंतिम विलय, तो अंतिम विलय इसका कहां पे होता है, तो सांबर झील में। सांबर झील में। इसी प्रकार से है तुरतवती नदी। तुरतवती नदी, उद्गम इसका उद्गम होता है सीकर से, सीकर की पहाड़ियों से। और उसके बाद इसका जो अंतिम विलय है, अंतिम विलय कहां पे होता है, तो सांबर झील में। सांबर झील में। तो इस प्रकार से हमने देखा सांबर झील में गिरने वाली नदियों के बारे में। कुल 5 नदियां हैं जिनके बारे में हमने देखा। कौन कौन सी है, रूपनगढ़ नदी, कहां से उद्गम होता है, किशनगढ़ की पहाड़ियों से। अंतिम विलय कहां पे होता है, तो सांबर झील के अंदर। उसके बाद में हमने देखा मेंथा नदी के बारे में, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, अंतिम विलय कहां पे हो जाता है, तो सांबर झील के अंदर। फिर हमने देखा खारी नदी के बारे में, जयपुर की पहाड़ियों से उद्गम होता है और सांबर झील में अपना जल विलय करती है। फिर हमने देखा खंडेला नदी के बारे में, जिसकी जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, तो सीकर की पहाड़ियों से होता है और सांबर झील के अंदर ये अपना जल विलय कर देती है। तुरतवती नदी सीकर से इसका उद्गम होता है और कहां जल विलय करती है, तो सांबर झील में ये अपना जल विलय कर देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा सांबर झील में गिरने वाली नदियों के बारे में। अब हम एक नेक्स्ट नदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, देखो वो ऐसी नदी है जो कभी क्या हुआ करती थी, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में वो किस में आएगी, आंतरिक अपवाह तंत्र में। क्यों और कैसे आएगी, हम उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नदी जिसका नाम होगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में देखने वाले, जो बाणगंगा नदी है कभी क्या हुआ करती थी, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा हुआ करती थी, यमुना नदी में अपना जल विलय करती थी।
यमुना नदी में अपना जल भी लिया करती थी, लेकिन वर्तमान में यह भरतपुर के आस पास जाकर विलुप्त हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या किस में देखेंगे, आंतरिक अपवाह तंत्र में देखने वाले हैं। बाणगंगा नदी, इसका देख लेते हैं पहले उपनाम, इसके कुछ उपनाम भी होंगे। इस नदी को कहते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी क्योंकि यह नदी क्या है, कभी इसमें जल आता है कभी नहीं आता, कभी इसमें जल आता है कभी नहीं आता। ये जो नदी है इसमें कभी बरसाती नदी है तो बारिश होगी तो जल आएगा, वरना इसमें जल नहीं आएगा। दूसरा नाम होता है इसका अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। अब बात आती है इसे अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं, तो देखो अर्जुन की गंगा, इसके पीछे कुछ स्टोरी है, यदि आप सुनना चाहते हो तो सुना देते हैं। बात है महाभारत काल की, महाभारत की। महाभारत तो देखी होगी, मैं समय बोल रहा हूं, मैं समय बोल रहा हूं, वो महाभारत आपने देखी होगी। इस महाभारत में एक व्यक्ति थे, नाम था उनका भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो किसके पुत्र थे, तो गंगा के पुत्र थे। गंगा के पुत्र कौन थे, भीष्म पितामह। तो इन भीष्म पितामह को क्या हुआ था, अर्जुन ने इनको जब इन तीरों से छलनी कर दिया, इन्हें तीरों से छलनी कर दिया, और तीरों की छलनी करने के बाद इन्हें क्या किया, तीरों की सैया पर लेटा दिया गया। क्योंकि इनका कहना था कि मैं इस युद्ध का, जो उस वक्त जो युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, जो महाभारत का महासंग्राम चल रहा था, उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं ये संग्राम देखना चाहता हूं, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। इसलिए देखो इन्होंने, क्योंकि इनको वरदान था कि जब ये चाहेंगे तब अपनी इस देह को त्याग पाएंगे। इनको ये वरदान मिला हुआ था कि ये जब चाहेंगे उस वक्त अपने देह को त्याग पाएंगे। तो इसलिए इनका जो अपने वरदान के चलते इन्होंने क्या किया कि ये देखो तीरों से बिल्कुल छलनी हुए थे, और एक इन्होंने कहा कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं। तो इनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई, एक पहाड़ी पर, अलग से पहाड़ी पर इनको इसी तीरों की सैया पर लेटा दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो जब ये लेटे हुए थे तो ये इनको जब प्यास लगी तो बहुत से लोग इनके पास गए। कौन कौन आए, तो दुर्योधन इनके पास में आया। दुर्योधन इनके पास में आया, जल लेकर के आया, और सोने के मटके में लेकर के आया। सोने के मटके में जल लेकर के आया इनके पास। जब ये सोने के मटके में जल लेकर के आया तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं ये जल नहीं पी सकता, ये जल नहीं पी सकता। उसके बाद में युधिष्ठिर आया। युधिष्ठिर जब आया, वो भी अपने साथ में चांदी का मटका लेकर के आया, उसमें जल लेकर के आया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। उसी प्रकार से कुंती भी इनके पास में आई, वो भी जल लेकर के, लेकिन उन्होंने वो जल भी नहीं पिया। इसी प्रकार बहुत से लोग आए जिन्होंने जो जल लेकर के आए और इनको पिलाने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अंत में अर्जुन आए। अर्जुन जब आए तो उनके पास में जो योद्धा थे, उनके पास में धनुष और बाण था। तो जब ये यहाँ पे आए तो उसको, अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर, दुर्योधन, बाकी सब हंसने लगे और कहने लगे कि ये क्या लेके आए हो, यहाँ पे तो भीष्म पितामह प्यासे मर रहे हैं और तुम यहाँ पे तीर और बाण लेकर के आए हो। एक बार तो इनको तीरों के सैया पर आपने लेटा रखा है। उसके बाद क्या हुआ, जब अर्जुन को ये बात थोड़ी सी बुरी लगी कि मैं इनको पानी पिलाना था, मैं पानी नहीं लेके आ पाया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी तीर बाण पे चढ़ाई, अपने तरकस से तीर निकाला और कमान पे चढ़ाया, और उसको क्या किया, उसी पहाड़ी पर चला दिया। जहां से किसका उद्गम हो गया, तो एक नदी का उद्गम हो गया। वहां से जल निकला। क्या निकला, जल निकला। कहते हैं कि वो जल कौन सा था, गंगा जल था। कौन सा जल था, गंगा जल। और ये जो भीष्म पितामह किसके पुत्र थे, इसी गंगा के पुत्र थे। तो इन्होंने वो गंगा जल पी लिया। उसके बाद में इसीलिए इस नदी का नाम क्या पड़ता है, अर्जुन की गंगा नाम पड़ता है। तो ये तो कुछ स्टोरी थी जो महाभारत के काल की थी।
जो मैंने आपको बताई, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्जुन की गंगा, तो ये अभी आपको थोड़ी सी स्टोरी मैंने बताई थी। अब देखते हैं इसके जो मेन फैक्ट क्या है, भौगोलिक दृष्टि से इसका क्या क्या फैक्ट है वो देखने वाले हैं। बात आती है कि इसका उद्गम कहां से होता है। इसका उद्गम उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ियों से। बैराठ की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है, तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ियां। बैराठ की पहाड़ियां कहां पे है, जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर भी कौन सा, जयपुर ग्रामीण वाला जयपुर। जब आप नाहरगढ़ की पहाड़ी पर यदि आप चढ़ चुके होंगे तो आप वहां से सामने देख सकते हो जल महल की, और आप आगे देखोगे तो आपको वहां पे ये बैराठ की पहाड़ियां साफ नजर आएंगी, जहां से ये नदी भी आपको बिल्कुल साफ नदी आने वाली है। कौन सी नदी, तो बाणगंगा नदी आपको वहां से बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो ये नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में हमने देखा। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो प्रवाह कहां कहां होता है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहां का है। देखो ये कहां से निकलती है, तो जयपुर से। उद्गम कहां से होता है, जयपुर से। जयपुर के बाद ये दौसा चली जाती है। दौसा के बाद ये नदी चली जाती है भरतपुर में। भरतपुर में। और पहले क्या हुआ करता था कि ये जो नदी है भरतपुर से आगे जाकर के यमुना में, यूपी में जाकर के यमुना में मिल जाती थी। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं होता। वर्तमान में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भरतपुर में एक झील बनाई गई है, मोती झील। कौन सी झील है, मोती झील, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये नदी ये जो नदी है इस झील के आसपास जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये बाणगंगा नदी मोती झील के आसपास जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसलिए हम इसको किसमें पढ़ते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं। तो ये थी इसके बारे में। ये जो नदी है केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य के मध्य से गुजरती है, के मध्य से गुजरती है। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य की केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बांध। कौन सा बांध बनाया गया है, तो अजान बांध। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में एक बांध है, कौन सा, अजान बांध। उसी अजान बांध, ये जो अजान बांध किसके किनारे बनाया गया है, तो बाणगंगा नदी के ही ऊपर बनाया गया। कौन सा बांध, अजान बांध। कहां स्थित है, तो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में एक बांध स्थित है। बांध कौन सा है, अजान बांध। तो ये अजान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। अब बात आती है इसके भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहां से ये प्रवाहित होती है। तो इसके जो इस नदी का जो बेसिन वाला क्षेत्र है, इसका जो बेसिन क्षेत्र है, उस बेसिन क्षेत्र को कहते हैं रोही का मैदान। रोही का मैदान। पूछा जा सकता है कि रोही का मैदान कौन सी नदी के आसपास का क्षेत्र है, या कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है। तो कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है रोही का मैदान, तो बाणगंगा नदी के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये है बाणगंगा नदी के बारे में। इसके उपनाम है रुंडित नदी, इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा भी से कहते हैं। उद्गम कहां से होता है, तो बैराठ की पहाड़ियों से होता है। बैराठ की पहाड़ियां कहां पे, जयपुर में है। प्रवाहित क्षेत्र कौन कौन सा, जयपुर, दौसा, दौसा के बाद भरतपुर। भरतपुर से पहले यह क्या हुआ करती थी, यूपी जाकर के और यमुना नदी में मिल जाती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं होता। ये भरतपुर के आसपास ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में एक बांध स्थित है, कौन सा, अजान बांध। अजान बांध इसी बाणगंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो रोही का मैदान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा बाणगंगा नदी के बारे में। तो आपने लिख लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और थम्स अप कर दो। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और नदियों के बारे में देखने वाले हैं। और आज आंतरिक अपवाह तंत्र पे आज हमारी अंतिम चर्चा है। कल हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र।
बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हम कल देखने वाले हैं। तो अब कुछ और जो नदियां हैं जिनके नाम और जिनके उद्गम स्थल के बारे में हमें देखना है, बस इतना ही देखना है कि वो कहां से उद्गम होता है और कहां वो चली जाती है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो कुछ अन्य नदियां, अन्य नदियां मतलब कौन सी अन्य नदियां? आंतरिक अफवाह तंत्र की अन्य नदियां। कौन कौन सी है? नदी है जिसका नाम है रोहिली। क्या नाम है? रोहिली नदी। रोहिली नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जैसलमेर से। कहां से होता है? जैसलमेर से होता है, और जैसलमेर में ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद एक नदी आती है, नदी का नाम है नीमड़ा नदी। कौन सी नदी है? नीमड़ा नदी। तो नीमड़ा नदी का उद्गम कहां से होता है? बाड़मेर से। कहां से होता है? बाड़मेर से उद्गम होता है, और बाड़मेर में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इनमें बहुत कम पानी आता है, बहुत कम पानी आता है। कभी वर्षा ज्यादा हो जाए इस क्षेत्रों में तो वर्षा आ जाती है। अब उसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है सिसारमा व बूजड़ा। क्या नाम है? सिसारमा व बूजड़ा। ये दो नदियां हैं। कहां पे है? उदयपुर। उदयपुर से इनका उद्गम होता है, और विलय कहां पे होती है? तो ये पिछोला झील में। पिछोला झील। तो पिछोला झील से नदियां हैं, पिछोला झील में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदियां हैं? सिसारमा व बूजड़ा नदियां, जो अपना जल कहां लेके जाती है? पिछोला झील में लेके जाती है। पिछोला झील कहां पे स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है। तो ये हमने बात की अन्य नदियों के बारे में। तीन नदियां और है। कौन सी? रोहिली जैसलमेर में स्थित है। नीवड़ा कहां पे है? बाड़मेर में है। सिसारमा व बूजड़ा उदयपुर से उद्गम होता है, और पिछोला झील के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। तो आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में आज हमने देखा। कल हम देखने वाले हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बता देना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों तक ये कंटेंट शेयर कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो हमारे ड्रोन पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।